नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्को फील्ड रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग के एग्ज़ाम पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में। देखिए 26 मई का दिन, जिस दिन क्रिप्को के ऑफिशियल वेबसाइट पे उनका नोटिफिकेशन आउट होता है, उसके बारे में हमने वीडियो के माध्यम से बताया कि क्या नोटिफिकेशन है और कितनी सीटें हैं और कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है। उसके साथ साथ आज इसका सेकेंड वीडियो है जिसमें हम ट्रेनिंग, जो भी रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग हुआ है उसका एग्ज़ाम पैटर्न और उसका सिलेबस क्या होने वाला है, ये चीज़ पे ध्यान देंगे। उसके साथ साथ स्ट्रेटजी देखेंगे कि रणनीति क्या होनी चाहिए क्रिप्को फील्ड रिप्रेजेंटेटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। देखिए सबसे पहले आप ये बात समझिएगा कि क्रिप्को का जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वहाँ पे क्रिप्को कभी नहीं बताता है कि क्रिप्को का सिलेबस क्या है, लेकिन पिछले 5-6 साल का एनालिसिस करके जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, जहाँ से क्वेश्चन आता है उसके एग्ज़ाम पैटर्न मतलब मानकर हमने इसमें वीडियो में बताया कि किस सिलेबस से कितने, मतलब कौन कौन सा सिलेबस है और कौन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। बाकी इसका कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। जो सिलेबस में मतलब जो पैटर्न बताया गया उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग पूछता है, लेकिन स्पेशली सिलेबस नहीं बताया जाता है कि इस टॉपिक से पूछा जाता है। बट होता क्या है कि पिछले 5 साल में जिस टॉपिक से पूछा जाता है कि मोस्टली देखा जाता है कि इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आया है, तो उस आधार पे बताया जाता है कि इसका सिलेबस ये है। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, जिससे आपको एक अनुमान लग जाएगा, पता चल जाएगा कि ये टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका इतना नंबर बन जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम बात करें क्रिप्को फील्ड रिप्रेजेंटेटिव का, तो आपको भी पता है कि इफ्को द्वारा नोटिफिकेशन जारी होता है 26 मई को, यानी कि 26 मई से रिलीज़ हो जाता है नोटिफिकेशन और अगला 26 जून तक इसका फॉर्म फिलअप करने का डेट है। उसके बाद थोड़ा सा हम हाईलाइटेड देख लेते हैं कि क्या क्या रहने वाला है। देखिए क्रिप्को फील्ड, सबसे पहले तो जॉब का नाम है क्रिप्को फील्ड रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट 2025। इसमें देखिए क्या है, नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है 26 लिख लीजिएगा, 26 मई से नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है। उसके साथ साथ पोस्ट का नाम है रिप्रेजेंटेटिव फील्ड रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग। उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, मतलब किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, तो आपको पता है कि क्रिप्को द्वारा रिलीज़ किया गया है। क्रिप्को का फुल फॉर्म होता है कृषि भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड ऑफ इंडिया। उसके साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, 4 साल का डिग्री कोर्स होना चाहिए। उसके साथ साथ मिनिमम जो मार्क्स है आपके पास 65% ओवरऑल होना चाहिए। देखिए ऐसे जो बच्चे का डाउट होता है कि जो लास्ट सेमेस्टर में अभी एग्ज़ाम उनका नहीं हुआ है, यानी कि 8 सेमेस्टर में अभी रिजल्ट नहीं आया हुआ है, एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो वो नहीं कर सकते हैं। चूँकि हमने फॉर्म फिलअप करके देखा है तो वहाँ पे जो भी मतलब अपीयरिंग स्टूडेंट है उनको नहीं लिया गया है, जिसके पास मार्कशीट है। हाँ, अगर आपके पास मार्कशीट है मतलब 4 साल के जितने भी सेमेस्टर है उसका मार्कशीट आपके पास है, तो आप एलिजिबल है, इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसके साथ सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी कि सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके साथ साथ इंटरव्यू होगा और मेडिकल टेस्ट होता है। देखिए 2 एग्ज़ाम होगा, पहला तो सीबीटी टेस्ट होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं। इंटरव्यू जैसे क्वालिफाई करते हैं तो मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन आपका सिलेक्शन और आपको जगह अलॉट कर दिया जाता है। एग्ज़ाम पैटर्न आपको ही पता है कि ऑनलाइन होता है और सीबीटी पैटर्न पे होता है, यानी कि देखिए ये कंट्रोल इन्वायरमेंट, यानी कि एक आपका पास क्या बोलते हैं उसको, सेंटर दिया जाएगा, उस सेंटर में एग्ज़ाम होगा, लेकिन वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम ऑफ ड्यूरेशन की बात करें, यानी कि एग्ज़ाम ड्यूरेशन कितना होगा, तो 120 मिनट होगा और 120 मिनट में जितने आप क्वेश्चन बना सके। उसके साथ साथ एज लिमिट, तो देखिए यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी बदलाव हुआ है क्रिप्को में अभी किया है। देखिए इससे पहले 2023 में वैकेंसी आया था, 2025 में, यानी कि 2 साल बाद आ रहा है। तो इसमें जो बदलाव हुआ है एज लिमिट को लेकर हुआ है। एज लिमिट 23 साल, मतलब मैक्सिमम 23 साल है, मिनिमम नहीं समझिएगा, मैक्सिमम आपके पास 23 साल होना चाहिए, यानी कि 23 साल से आप ज़्यादा है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। एज ऑन द रिक्वायरमेंट अगर बात करें तो 1 अप्रैल 2025 तक आपके पास 23 साल पूरा हो जाना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल है फॉर्म फिलअप करने का, अदरवाइज आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। उसके साथ स्टार्टिंग डेट आपको हमने बताया कि 26 मई से स्टार्ट हो चुका है। उसके साथ साथ लास्ट डेट कब है, तो 26 जून तक, यानी कि 1 मंथ का टाइम है, इस बीच में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए स्टाइपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग के अगर मतलब समय की बात कर रहे हैं, उस समय स्टाइपेंड आपको 34,000 पर मंथ मिलता है। उसके साथ मेडिकल अलाउंस मिलता है, उसके बाद रेसिडेंशियल मिलता है, वो चीज़ें ऐड हो जाती है। जब आप ट्रेनिंग ख़त्म होता है तो ये इसका जो सैलरी है न्यूनतम अगर देखेंगे तो 35 से 45 के बीच में इसका सैलरी मिलता है। फिर आपको मतलब प्रमोशन पे डिपेंड करेगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो देखिए स्पेसिफिक जगह बताया गया है, इसका जॉब लोकेशन एमपी, यूपी, गुजरात, बिहार एंड ईटीसी, मतलब अक्रॉस द स्टेट, यानी कि पैन इंडिया में भी भेज सकता है, लेकिन स्पेशली एमपी, यूपी, गुजरात और बिहार में।
देखिए ग्रोथ पाथ की बात करें तो जैसे जैसे आप अपना ट्रेनिंग करते हैं उस तरह आपका पोस्ट अगर इंक्रीज होता है, मतलब जैसे आपका प्रमोशन होता है देन सैलरी आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए अब बहुत से बच्चे के क्वेश्चन ये होते हैं कि सर रोल क्या होगा, जैसे हम क्रिप्को एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसमें करना क्या होगा। तो देखिए ये फील्ड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है, फील्ड का मतलब है कि जो आप फील्ड में घूमेंगे उसका जो रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंडक्ट अ मार्केट एनालिसिस एंड राइज द इंडेक्ट टाइमली, यानी कि आपको मार्केट में जाना है, मार्केट का एनालिसिस करना है, उसके साथ साथ इंश्योर सेफ स्ट्रॉन्ग एंड द इफेक्टिव मटेरियल होल्डिंग, मतलब अपना मटेरियल वहाँ पे सेल करना है, उसके साथ साथ अचीव फील्ड सेल एंड द कलेक्टेड टारगेट। देखिए आपके पास यहाँ पे अचीव सेल, जो सेल है फील्ड का वो भी करना है, उसके साथ साथ एक टारगेट बेस भी रहेगा, उस टारगेट को भी आपको पूरा करना होता है। उसके साथ मेंटेनिंग डाटा कंसिस्टेंसी बिटवीन द, देखिए डाटा मेंटेन करना पड़ता है कि आप कहाँ गए, किस फील्ड पे गए, कितने मतलब कितने आइटम सेल किए तो किन किन डिपार्टमेंट से सेल किए, तो ये सारे काम आपके पास हो जाता है, यानी कि ये रोल रहता है। उसके बाद करें तो मैनेज एंड वेयर हाउसिंग, यानी कि वेयर हाउसिंग का आप एनालिसिस करेंगे, उसके ट्रांसपोर्ट कितने का, सर्विस कंडक्ट करेंगे, उसके बाद इंश्योर 100% स्टॉक एक्नॉलेज एंड द लिक्विडेशन, उसके साथ मैंडेटरी ऑपरेटर एंड डिवाइजर। देखिए आम तो मतलब अगर जनरली बोले तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वही रहने वाला है कि आप मार्केट जाएंगे, वेयर हाउसिंग जाएंगे, उसके साथ साथ जितने भी छोटे छोटे जैसे आप बीज भंडार देखते हैं वगैरह है, तो उस तरह के शॉप पे आप जाके अपना वहाँ पे सेल करेंगे। तो ये फील्ड रिप्रेजेंटेटिव का यही काम होता है। अगर आप सही काम करते हो फिर आपका प्रमोशन होता है, प्रमोशन के दौरान आपको आगे भेज दिया जाता है, मतलब आगे का जो भी प्रक्रिया होगा वो हो जाएगा। तो सारा ये चीज़ें होती है, आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक करके पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या है, यानी कि जैसे आप जॉब क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास ये सारी चीज़ें मिल जाती है। अब देखिए यहाँ बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस का। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ देखिए 80, यानी कि पिछले साल भी जब एग्ज़ाम हुआ था, पिछले साल क्या 2023 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी देखा गया था कि जो एग्रीकल्चर है वो 80 नंबर से पूछा गया था। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स जो 80 नंबर है, यानी कि 80 क्वेश्चन 80 नंबर के पूछा जाएगा। उसके बाद जो 20 क्वेश्चन है वो ये जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर से पूछा जाता है, जो 20 नंबर का होता है। कुल मिला के आपके पास 100 क्वेश्चन हो जाता है, 100 मार्क्स का हो जाता है। ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे यानी कि 120 मिनट आपके पास रहता है। एग्जाम मोड का बात करें तो सीबीटी है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपको बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन टाइप मल्टीपल होते हैं, यानी कि एमसीक्यू के माध्यम से पूछते हैं, आपका कोई सब्जेक्ट या डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें मीडियम, देखिए और एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, जो हिंदी वाले स्टूडेंट होंगे वो ज़्यादा देखेंगे कि यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन नहीं आता है। अक्सर आप एग्जाम में देखते होंगे कि दोनों माध्यम में, मतलब दोनों मीडियम में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा, तो आप ये चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें ड्यूरेशन का, तो आपको बताया कि 2 घंटा यानी कि 120 मिनट मिलेगा। निगेटिव मार्किंग, इसमें निगेटिव मार्किंग कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप कितना अटैम्प्ट करते हैं, मतलब पहले होता था क्या कि निगेटिव मार्किंग में 0.25 माइनस कर दिया जाता है, तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। तो आपके लिए ये है कि आप हर क्वेश्चन सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, जो आता है वो भी, नहीं आता है वो भी। अब उसके साथ साथ देखिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस देखिए स्पेसिफिक हमने आपको बताया कि रिप्रेजेंटेटिव जो फील्ड असिस्टेंट है, क्रिप के द्वारा सिलेबस अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है, बट पिछले 5-6 साल के एनालिसिस करके हम लोग बनाया है। इसमें बताएंगे आपको कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आता है। देखिए क्रॉप प्रोडक्शन से ज़्यादा आता है, आपको ही पता है, जब वेयर हाउसिंग में जाइएगा, सेलिंग कीजिएगा, तो क्रॉप के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें क्या पढ़ना है आपके पास, सीड टेक्नोलॉजी यानी कि सीड साइंस से आपके पास पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट से पूछा जाएगा। उसके बाद सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग, इरीगेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। कुल मिला के क्रॉप प्रोडक्शन में जो भी इक्विपमेंट होते हैं, उसके साथ साथ जो भी एक्टिविटी होती है, वो सारी चीज़ें आपसे पढ़नी पड़ती है, यानी कि सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक की प्रक्रिया की जो भी प्रोसेस होती है वो सारी आपको पढ़ना जरूरी होता है। जैसे टिलिंग होता है तो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट क्या क्या लगता है। उसके साथ साथ सॉइल साइंस में देखिए, सॉइल साइंस में आपको पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ सॉइल क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉइल के बाद फर्टिलाइजर, उसके बाद न्यूट्रिएंट, सॉइल न्यूट्रिएंट एंड द ऑर्गेनिक फार्मिंग। सॉइल साइंस में आप जनरल सॉइल साइंस में आप ये पढ़ेंगे कि सॉइल क्या होता है, कितने प्रकार के सॉइल पाया जाता है और कितने प्रकार के सॉइल इंडिया में पाया जाता है। उसके साथ साथ उर्वरक क्या होता है, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, उसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। तो ये चीज़ें टॉपिक आप सॉइल साइंस में कवर करेंगे। उसके साथ साथ प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी की बात करें तो इन पर इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज़, यानी कि डिजीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद पेस्ट एंड देयर कंट्रोल मैनेजमेंट, कैसे कंट्रोल करते हैं, तो पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी से भी आता है। अब देखिए यहाँ जो टॉपिक लिखा है सिर्फ यही नहीं पढ़ना है, उसके साथ साथ कुछ और भी पढ़ना है। जैसे आप यहाँ ये चीज़ समझिए कि प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी है, तो अपना प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी सारा रिवीजन कर लीजिए और स्पेसिफिक ध्यान दीजिए उसके डिजीज पेस्ट एंड द कंट्रोल पे, यानी कि IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल पे भी ध्यान दीजिएगा।
उसके साथ साथ दूसरा आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आपको फ्रूट देखना है, फ्लावर देखना है, हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी देखना है एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जिसे हम बोलते हैं उसको भी देखना है आपको। तो आप एक चीज़ याद रखेंगे कि कौन सा टॉपिक सिलेबस से मतलब कौन सा सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जा रहा है। उसके साथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपको मेथड ऑफ इरिगेशन पूछेगा, उसके साथ एग्रीकल्चर मशीनरी के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद यूज ऑफ सोलर एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी का यूज इन एग्रीकल्चर फील्ड में कैसे करते हैं, उसका क्या क्या इक्विपमेंट है, वो सारी चीज़ें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पूछा जाएगा। इंजन क्या होता है, इंजन कितने प्रकार का होता है, वो सारी चीज़ें भी पूछा जाएगा। उसके साथ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्मिंग में टाइप ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड द मिल्क प्रोडक्शन एनिमल डिजीज़, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लेंगे। और देखिए आपको जितना इसमें लिखा हुआ उतना ही नहीं पढ़ना है। जैसे एनिमल हस्बेंड्री या डेयरी फार्मिंग हुआ तो आपके पास नोट्स होगा, आप एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फार्मिंग को आप वहाँ से सारी चीज़ रिविजन कर लीजिए और स्पेसिफिक जो टॉपिक लिखा है उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एक्सटेंशन, देखिए इसमें मार्केटिंग से पूछा जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम, जैसे गवर्नमेंट का स्कीम आता है, एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे स्कीम होते हैं जो गवर्नमेंट रिलीज करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री के फसल बीमा योजना, उसके बाद आपका सॉइल हेल्थ कार्ड हुआ, मृदा परीक्षण हुआ, तो ये सारी चीज़ें आप स्कीम वगैरह याद रखेंगे। फार्मर असिस्टेंट प्रोग्राम, यानी कि फार्मर का असिस्ट प्रोग्राम कौन कौन सा, एग्रीकल्चर फाइनेंस कैसे होता है, किस बेसिस पे काम करता है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है और यहाँ से नोट कर लेना है कि क्या क्या सिलेबस और क्या क्या टॉपिक पूछा जाएगा। अब देखिए, अब 80 नंबर तो एग्रीकल्चर है, लेकिन 20 नंबर जनरल एग्रीकल्चर मतलब जनरल नॉलेज है, उसके साथ साथ करंट अफेयर है। देखिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में दोनों का रेशियो देखें तो आप करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। उसके साथ अगर जनरल नॉलेज पढ़ना है तो 10th लेवल का जितना भी मतलब जनरल नॉलेज है, जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, बायोलॉजी हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, तो आप वो पढ़ जाइएगा। उसके साथ साथ करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जो हाल फिलहाल हो रहा है उसको कहते हैं करंट अफेयर, तो किसी चैनल पर जाइए, आप करंट अफेयर वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए इसमें करंट अफेयर या जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा जाता है, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट, तो यही आ जाता है करंट अफेयर में। उसके साथ एग्रीकल्चर स्कीम एंड गवर्नमेंट, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा, सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा परीक्षण हो गया, फसल संपत्ति हो गया, उसके बाद परंपरागत कृषि परियोजना हो गया। उसके साथ साथ जितने भी स्कीम है गवर्नमेंट की वो सारी स्कीम आप देख लेंगे, आप वहाँ से पढ़ लेंगे। उसके साथ साथ लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड द इन्वेंशन, यानी कि जो भी अभी टेक्नोलॉजी आया है या जो भी इक्विपमेंट का यूज़ किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, उसको आप देख लेंगे। इंपॉर्टेंट डेट, अवार्ड एंड द टॉपिक्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर के बारे में इंपॉर्टेंट डेट देखना है। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा सॉइल डे कब मनाया जाता है, उसके बाद पूछ जाएगा वाटर डे कब मनाया जाता है, मिलेट ईयर कब मनाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ साथ करेंट अफेयर, मार्केट ट्रेंड एंड पॉलिसी, तो करेंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा एज कम्पेयर टू जीके जीएस पे। अगर जीके जीएस देखना है तो 10th लेवल का ही देखना है और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए स्ट्रेटजी की बात करें कि इसका स्ट्रेटजी क्या रहने वाला है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपके पास जो बताया गया है कि 80 और 20 का पोर्शन है, यानी कि 80 नंबर एग्रीकल्चर और 20 नंबर जीके जीएस। तो 80 नंबर एग्रीकल्चर में जितना मैंने सब्जेक्ट बताया उस सब्जेक्ट को नोट डाउन कीजिए और जो टॉपिक लिखाया गया है वहीं सिर्फ नहीं पढ़ना है। जैसे एग्रीकल्चर आ गया या इकोनॉमिक्स आ गया तो इकोनॉमिक्स का सारा नोट्स आपके पास होगा, वहाँ से उसको रिविजन कर लीजिए। अगर नहीं है तो इकोनॉमिक्स का वहाँ से पढ़ लीजिए। उसके साथ साथ 20 नंबर जो जीके जीएस पूछा जा रहा है उसमें आप जीके पे ज़्यादा ध्यान ना देकर करेंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। उसके साथ साथ जीके अगर पढ़ना है तो 10th लेवल का जीके जीएस आप पढ़ सकते हैं। और हाँ, ये रहा हमारा सिलेबस के बारे में। और कोई भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप चाहते हैं कि क्रिप्को एग्जाम को अपना बूस्ट करना, तो हमारा टेलीग्राम से जुड़कर डेली अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं उन बच्चों के लिए जो क्रिप्को एग्जाम देते हैं, चाहे स्टेट एग्जाम देते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या होता है कि एग्जाम बूस्ट होता है और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन का लत लगता है और आपको क्वेश्चन समझ में और पैटर्न समझ में आता है। तो आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ साथ शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट समय पे बताएंगे कि अगले